की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि भारत की संपन्नता, तरक्की और अर्थव्यवस्था की रफ्तार हमारे समुद्रों के बगैर अधूरी है। और इसीलिए आज इंडिया स्टोरी में जिक्र भारत की महान गौरवशाली नेवी की बात करेंगे, क्योंकि भारत की नेवी न सिर्फ हमें महफूज रखती है, एक देश के तौर पर हमें एकजुट करती है, बल्कि हमारी तरक्की, हमारी इकोनॉमी को रफ्तार भी देती है। हो सकता है कि आप नेवी को हमारी ताकत, समंदर में हमारे सामर्थ्य और शौर्य से जोड़कर देखते हो, लेकिन आज हम आपको हमारी अर्थव्यवस्था में नेवी की अहमियत के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी समझाएंगे कि आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो इस राह को हमारी प्राइड नेवी कैसे पॉसिबल बना रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पहली तस्वीर है अरब सागर की, जहां पर इंडियन नेवी ने ईरान के कार्गो शिप FV ईमान को समुद्री डाकुओं के कब्जे से रिहा करवाया। और इस जहाज पर सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया था और वो इस जहाज को अपने इलाके में लेकर जा रहे थे। खतरे का सिग्नल मिलते ही इंडियन नेवी एक्टिव हुई और जंगी जहाज INS सुमित्रा को फौरन रवाना कर दिया गया। और INS सुमित्रा ने वही किया जिसके लिए इंडियन नेवी जानी जाती है। इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज FV ईमान पर दाखिल हुए और महज चंद मिनट में ही इस जहाज को समुद्री लुटेरों के कब्जे से छुड़वा लिया गया। और यही नहीं, बल्कि 24 घंटे के अंदर INS सुमित्रा ने एक और जहाज अल नईमी को भी समुद्री लुटेरों के कब्जे से आजाद कराया। इस जहाज में 19 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स सवार थे, जिन्हें सोमालियाई लुटेरों ने बंधक बना लिया था। लेकिन भारतीय नेवी ने अपने तट से करीब 1300 किलोमीटर दूर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को न सिर्फ अंजाम दिया, बल्कि दुनिया भर में वाहवाही भी बटोरी। और उसके बाद समुद्री लुटेरों के कब्जे से बचाए गए पाकिस्तानी और ईरानी क्रू मेंबर्स ने इंडियन नेवी की जाबाजी के किस्से पूरी दुनिया को सुनाए, जिसने भारत की शान और भारत की नेवी की ताकत में चार चांद लगा दिए। उन्होंने यह बताया कि आखिर कैसे इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज को देखते ही समुद्री डाकू अपने हथियार फेंककर भाग खड़े हुए। सिर्फ यही नहीं, इंडियन नेवी लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी एक्शन में है। और नेवी अब तक हूती विद्रोहियों के कार्गो शिप पर होने वाले कई हमलों को नाकाम भी कर चुकी है, कई जहाजों को बचा चुकी है, फिर चाहे वो अरब सागर में लाइबेरिया का जहाज MV लीला नॉरफॉक हो या फिर MV जेम प्लूटो। इंडियन नेवी की जाबाजी की ये तस्वीरें सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि वो समंदर में भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। ये तस्वीरें ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए भारत के समर्पण का प्रतीक भी है। और इंडियन नेवी के इस एक्शन का सीधा असर हजारों मील दूर बैठे एक आम नागरिक यानी कि आपके और मेरे जीवन पर भी पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर समंदर में जो कुछ भी हो रहा है उससे आपका कोई सरोकार नहीं, तो फिर आप गलत हैं। क्योंकि आज इंडियन नेवी वहां पर जो कुछ भी कर रही है उसका सीधा असर आपके रोजमर्रा की जरूरतों तक भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत दुनिया से जितना भी बिजनेस, जितना भी कारोबार करता है, उसका करीब 97% का हिस्सा इसी समंदर के रास्ते से गुजरता है। ये तो हो गई वॉल्यूम की बात। और अगर कीमत यानी कि वैल्यू के लिहाज से आप देखेंगे तो ये आंकड़ा भी 70% है। यही नहीं, आज हम अपनी घरेलू जरूरत का करीब 78% कच्चा तेल और 28% नेचुरल गैस विदेशों से इंपोर्ट करते आए हैं। और ये पूरा का पूरा समंदर के रास्ते ही हम तक पहुंच पाता है। इतना ही नहीं, कच्चे तेल और गैस का हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफशोर प्रोडक्शन से आता है। यानी कि हम कुल जितना भी कच्चा तेल निकालते हैं उसका 50%
और कुल मिलाकर नेचुरल गैस के प्रोडक्शन का 79% हिस्सा समंदर में मौजूद प्लांट से ही हासिल होता है। और ऐसे में जाहिर है कि इंडियन नेवी हमारे इस कारोबार की ही नहीं, हमारे समुद्री इलाके में मौजूद इन क्रूशियल एसेट्स की भी हिफाजत करती है, ताकि आप और हम और हमारी जरूरत की हर एक चीज वक्त पर हम तक पहुंचती रहे। मसलन हमारी गाड़ियां, हमारी ट्रेन्स, हमारी फैक्ट्रीज चलती रहें और हमारी इकोनॉमी का जो पहिया है वो पूरी रफ्तार के साथ बिना रुके घूमता रहे। ये तो नेवी के हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले असर का एक पहलू है और आज इंडिया स्टोरी में इसी पहलू से हमने आपको रूबरू करवाया है। आज नेवी हमारी करीब 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की हिफाजत नहीं करती है, इसके जिम्मे करीब 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैला हुआ हमारा लंबा चौड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ भी है। और ये इलाका कितना बड़ा है इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका करीब 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये हिस्सा है। यानी कि इंडियन नेवी सिर्फ हमारी कोस्टल लाइन की ही नहीं, देश के करीब 2/3 हिस्से के बराबर लंबे चौड़े एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा भी करती है, जहां पर भारत का अरबों खरबों का निवेश है, जहां पर वो कीमती कुदरती संसाधन मौजूद हैं जिन पर भारत का हक है, भारत का अधिकार है। यानी कि अगर आप इसे आसानी से समझें तो पीस और ऑर्डर यानी कि व्यवस्था न सिर्फ अहम है बल्कि सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उतनी ही जरूरी है। और इसीलिए भारत की हजारों मील लंबी समुद्री रेखा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हिफाजत न सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है बल्कि हमारी संपन्नता का आधार भी है और स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि जब हमारी सीमाएं सुरक्षित होती हैं तो देश में स्थिरता आती है और स्थिरता का सीधा सीधा रिश्ता है डेवलपमेंट यानी कि विकास से। समंदर में इंडियन नेवी की मौजूदगी और उसकी सुप्रीमेसी यह सुनिश्चित करती है कि हमारा कारोबार बिना किसी रुकावट के जारी रहे। और जब कारोबार में ग्रोथ होती है तो नेशनल वेल्थ में भी ग्रोथ होती है। जब नेशनल वेल्थ में ग्रोथ होती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और जब लोगों को रोजगार मिलता है तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है और जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो कारोबार भी इसके साथ साथ बढ़ता है। कुल मिलाकर यह एक तरीके का क्लोज्ड साइकिल है जहां पर नेशनल वेल्थ की ग्रोथ का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है नेशनल पावर से। और बात नेशनल पावर की हो तो वो मैरिटाइम पावर यानी कि इंडियन नेवी के बिना पूरी हो ही नहीं सकती है। वैसे भी आज हिंद महासागर और आसपास के इलाकों खासकर अदन की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में काफी कुछ हो रहा है, फिर चाहे वो इजराइल और हमास के बीच जारी जंग हो, इस जंग में हूतियों की एंट्री हो या फिर इस जंग में लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान और चीन का दखल हो। और इसका सीधा सीधा असर अफ्रीका और एशिया रीजन के कई देशों पर पड़ रहा है जिसके हम और आप साक्षी हैं। और ये रीजन, ये इलाका इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन का करीब 2/3 हिस्सा इन देशों में ही बसता है और ग्लोबल जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी करीब 62% की है। यही नहीं, कुल ग्लोबल ट्रेड का करीब 50% हिस्सा और ग्लोबल ऑयल सप्लाई का करीब 40% हिस्सा भी यहीं से होकर गुजरता है। यह इलाका सिर्फ ट्रेड कनेक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी के लिए भी बेहद जरूरी और क्रूशियल है क्योंकि यहां पर पानी के नीचे इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और पाइपलाइंस का जाल भी मौजूद है। और इसीलिए इस इलाके में सुरक्षा से जुड़ी हुई किसी भी चूक के गंभीर नतीजे हो सकते हैं क्योंकि इससे न सिर्फ ग्लोबल और घरेलू ट्रेड पर खराब असर पड़ेगा बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी को भारी नुकसान हो सकता है। और आज जब हम यानी कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी इकोनॉमी है और आने वाले 5 सालों में
जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर हैं, तो इसके लिए हमें हमारी सुरक्षा से जुड़े हुए चैलेंजेस का भी उतना ही ख्याल रखना होगा, खासकर इंडियन नेवी की पावर एंड प्रेजेंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तथ्य को, इस सच्चाई को न सिर्फ अच्छे से जानते हैं बल्कि गहराई से समझते हैं, और इसीलिए मोदी सरकार ने डिफेंस, खासकर इंडियन नेवी को न सिर्फ मजबूत बल्कि आत्मनिर्भर बनाने में जबरदस्त तेजी दिखाई है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री इसका जिक्र भी करते रहे हैं। आज इंडियन नेवी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करती है, जबकि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी जल्द ही मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा इंडियन नेवी के बेड़े में 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी मौजूद हैं, जबकि ऐसे 8 डिस्ट्रॉयर्स और शामिल किए जाने हैं। ये कारवां, ये रास्ता अभी बहुत लंबा है। ये डिस्ट्रॉयर्स न सिर्फ दुश्मन की मिसाइलों को हवा में नष्ट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलें दागकर उनको तबाह भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इंडियन नेवी के पास 12 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स भी हैं, और ऐसे ही 11 फ्रिगेट्स और तैयार की जानी है। इसी तरीके से नेवी के पास फिलहाल 7 गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स भी हैं, जबकि ऐसे ही 7 जंगी जहाज अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, यानी कि तैयार हो रहे हैं। नेवी के पास गश्त करने के लिए 10 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, जबकि ऐसे 5 और वेसल्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिन्हें जल्द ही नेवी में कमीशन किया जाएगा। नेवी के पास फिलहाल 4 फ्लीट सपोर्ट टैंकर्स हैं, जबकि ऐसे ही 5 नए सपोर्ट टैंकर्स बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। ये टैंकर्स नेवी के दूसरे जंगी जहाजों को फ्यूल और बाकी सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए जो बात नोटिफाई करने वाली है वो ये कि जो भारत की नेवी की ताकत है उसको दोगुना करने की तैयारी कैसे चल रही है। और अब बात करते हैं नेवी की दूसरी बड़ी ताकत यानी कि सबमरीन्स की। तो नेवी के पास फिलहाल अलग अलग क्लास की 17 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, जबकि प्रोजेक्ट 75I के तहत ऐसी 9 और एडवांस सबमरीन्स को बनाया जा रहा है। इधर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की बात करें तो फिलहाल इंडियन नेवी के बेड़े में ऐसी 2 सबमरीन्स हैं, जबकि 11 और बनाई जानी है। विमानों की अगर आप बात करेंगे तो इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर फिलहाल MiG-29 के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है। वहीं नए नवेले INS विक्रांत में जल्द ही राफेल के नेवल वर्जन यानी कि राफेल M को तैनात किया जाना है। इसके अलावा इंडियन नेवी के पास 12X P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, जो न सिर्फ सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में माहिर हैं बल्कि एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर में भी सूरमा है। इसी तरीके से नेवी 8 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है और जल्द ही ऐसे 33 और हेलीकॉप्टर नेवी को सौंपे जाने हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी के पास सी किंग और MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं, जो कि दुश्मन की पनडुब्बियों और जंगी जहाजों की खोज कर उसको तबाह कर सकते हैं। यानी कि इंडियन नेवी न सिर्फ ताकतवर है बल्कि खतरनाक भी है, और मोदी सरकार के कार्यकाल में इसकी ताकत को कई गुना बढ़ाया जा चुका है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि बात सिर्फ ताकत या क्षमता की नहीं है, बात तरक्की और संपन्नता की भी है। और ऐसा हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि आज नेवी सिर्फ एडवांस नहीं हुई बल्कि आत्मनिर्भर भी हुई है। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने नेवी को न सिर्फ क्षमता दी, उसको मजबूती दी, बल्कि देश में हजारों रोजगार के अवसर, मौके भी पैदा किए। और हम ऐसा आखिर क्यों कहते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का। INS विक्रांत को बनाने में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, और कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि सरकार चाहती तो इतने में विदेशों से एक नया जंगी जहाज खरीद भी सकती थी। लेकिन जरा आप ये सोचिए कि तब सरकार ये 20,000 करोड़ रुपए किसी दूसरे देश को दे देती, जिसका फायदा किसको होता? उस दूसरे देश को।
लेकिन मेक इन इंडिया से फायदा ये हुआ कि ये 20,000 करोड़ रुपए यानी कि इसकी जो लागत है वो हमारे घरेलू मार्केट में इन्वेस्ट की गई, यानी कि पैसा घर में रहा। इसे बनाने वाली भारतीय कंपनीज ने इंडिया में स्टील को खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो बाकी जरूरी उपकरण हैं उनको खरीदा, उनकी परचेजिंग की और इसी दौरान हजारों लोगों को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रोजगार मिला। कुल मिलाकर इसका सीधा सीधा फायदा हमारी ही अर्थव्यवस्था, हमारी ही इकोनॉमी को हुआ है। और इसी तरीके से इंडियन नेवी ने IDDM यानी कि इंडिजिनियसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड ब्रह्मोस मिसाइल, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सूट्स के लिए 56,000 करोड़ की मंजूरी दी। वहीं 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने घरेलू शिपयार्ड्स के साथ करीब 20,000 करोड़ की डील भी की है। इसी तरीके से केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 नए फ्लीट सपोर्ट शिप्स बनाने की मंजूरी भी दे दी। आंकड़े ये बताते हैं कि साल 2023-24 में इंडियन नेवी ने रक्षा खरीद पर जितना भी खर्च किया है उसका 80% हिस्सा घरेलू कंपनीज पर खर्च किया गया है। यानी कि फिर वही बात, घर का पैसा घर में रहा, कहीं बाहर नहीं गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज नेवी में जो 66 जंगी जहाज शामिल हैं उसमें से 64 पूरी तरीके से देश में बनाए जा रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का क्या हो सकता है। फिलहाल इंडियन नेवी के पास जितने वेसल्स और शिप्स हैं उसमें 90% स्वदेशी हैं और यही है भारत की स्वदेशी ताकत। और इंडियन नेवी का प्लान यह है कि 2047 तक, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जिस 2047 विजन का जिक्र करते हैं वो 100% आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तैयारी इसी बात की है। और इससे न सिर्फ नेवी को उसकी जरूरत के हथियार और जहाज मिल पाएंगे, बल्कि जब हजारों और लाखों करोड़ का यह बजट घरेलू मार्केट में खर्च होगा, वहीं पर इन्वेस्ट होगा, तो इसका फायदा आप तक पहुंचेगा, यानी कि आम लोगों तक पहुंचेगा। आज इंडियन नेवी बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी में तब्दील हो चुकी है। ये शब्द अपने आप में उस फर्क को बताने के लिए काफी हैं कि जहां से हम चले थे और आज हम कहां पर खड़े हुए हैं, ये इबारत तय की गई है। फिर चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, डिस्ट्रॉयर्स हो, स्टेल्थ फ्रिगेट्स हो या फिर कॉर्वेट्स हो, सबमरीन्स हो या फिर दूसरे जंगी जहाज हो, सब कुछ अब देश में बन रहा है, यानी कि हमारे और आपके देश भारत में बन रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक फिलहाल रक्षा मंत्रालय ने जिन 25 जंगी जहाजों के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनसे आने वाले 10 सालों में करीब 346 लाख घंटे का रोजगार, एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा। और इस बार भी फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जारी किया गया अंतरिम बजट, जिसमें डिफेंस को करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए। पिछले साल के बजट के मुकाबले इसमें 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और अब यह जीडीपी का कुल 8% हो चुका है। जाहिर है कि इस बजट से होने वाली खरीद में एक बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया के तहत भारतीय कंपनियों को दिया जाएगा और ये नंबर्स ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में इंडिया सिर्फ अपनी जरूरत के जंगी जहाज नहीं बनाएगा, बल्कि वो दूसरों की जरूरतें भी पूरी करेगा, यानी कि बायर से सप्लायर होने तक की राह। और इसीलिए पीएम मोदी ने यह कहा था कि नेवी की स्टोरी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, उसका जवाब मिलन 24 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 50 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में भारत के साथ अभ्यास कर रही हैं। और वैसे भी एक मशहूर कहावत है, वो ये कि आप नेवी को खरीद कर नहीं बना सकते, नेवी को तैयार करना पड़ता है। और ये काम सिर्फ जंगी जहाज या फिर हथियार नहीं करते, ये काम करते हैं व्हाइट यूनिफॉर्म में मौजूद नेवी के हजारों जाबाज। और इसीलिए जब चीन महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होने के बावजूद भी दखल नहीं दे पाता, तब इंडियन नेवी 1000 किलोमीटर दूर जाकर भी लोगों को रेस्क्यू करती है, और वो भी
बिना किसी का नाम देखे, बिना किसी का देश देखे, बिना किसी की नागरिकता देखे, फिर चाहे वो ईरानी हो या फिर पाकिस्तानी हो। और यही तो वसुदैव कुटुंबकम का वो सनातनी मंत्र है जिसमें सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, दूसरों की सहायता का संकल्प भी शामिल है। और इसीलिए मेलन 24 की ये तस्वीरें सिर्फ सैन्य अभ्यास की तस्वीरें नहीं, बल्कि ये दुनिया भर में भारत के भरोसे की तस्वीरें हैं। वो भरोसा जो ये बताता है कि हिंद महासागर में हिंदुस्तान है ना।